डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आइए आज इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से चैप्टर नंबर 2 लहासा की ओर को पढ़ते हैं। लहासा की ओर, जैसा कि आपको पता है, राहुल सांस्कृतायन द्वारा लिखित है। ये उनका एक यात्रा वृत्तांत है। राहुल सांस्कृतायन का असली नाम केदार पांडे था। उन्होंने साहित्य के लगभग हर विधा में लिखा, बहुत कुछ लिखा, और साहित्य के अलावा उन्होंने दर्शन पर, राजनीति पर भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो ये जो है उनका यात्रा वृत्तांत है। जब उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी तब का ये वर्णन है। उस यात्रा वृत्तांत का कुछ अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, इसको पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लहासा की ओर, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। रचनाकार लेखक बता रहा है कि तिब्बत जाने का, वह नेपाल से तिब्बत जाने का वो एकमात्र मुख्य रास्ता हुआ करता था। फरी कलिंगपोड़ एक जगह का नाम है जिसका रास्ता अब खुला है, बाद में खुला, लेकिन उस समय जब वह तिब्बत की यात्रा करने गया लेखक तब नहीं खुला था। तो ये जो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था, इसी रास्ते से नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी जो है वो तिब्बत जाती थी। ये व्यापारिक रास्ता भी था और सैनिक रास्ता भी था। सिर्फ एकमात्र वही रास्ता था। जगह उस रास्ते पर जगह जगह चौकियाँ और किले बने हुए थे। वे किले, उनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन अर्थात चीन के जो सैनिक थे वे उसमें रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के, मतलब जो जिनमें पलटन रहती थी, वे बहुत सारे मकान गिर चुके हैं। जर्जर थे वे किले। दुर्ग के किसी भी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, कुछ कुछ वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई देते। कहने का आशय है कि उस रास्ते पर जगह जगह किले बने हुए थे और कुछ किलों में चीनी पलटन रहती थी और कुछ किले के कुछ हिस्से में किसानों ने अपना डेरा जो था वो बना लिया था। वे लोग वहाँ रहने लग गए। इसके बाद में ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था। परित्यक्त का अर्थ समझ लें। परित्यक्त का अर्थ है छोड़ा हुआ, ठीक है, जो क्योंकि किले जर्जर हो गए थे तो छोड़ दिए गए। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। कौन कौन ठहरे? ये अपने एक दोस्त के साथ गए थे, सुमति के साथ में। सुमति इनके मित्र थे, उनके साथ गए थे। तो कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें और बहुत सारे आराम की बातें भी हैं। तकलीफ़ें क्या हैं कि भाई वहाँ पर कोई हथियार का कानून नहीं था। डाकू, चोर, लुटेरे कभी भी अगर रास्ते में मिल जाते थे, सुनसान रास्ते में, तो लोगों को मार देते थे और मारने के बाद ये देखते थे कि इस पर लूटने लायक कुछ है भी कि नहीं। हर व्यक्ति हथियार लेकर घूम सकता था, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वहाँ कोई भी हथियारों पर कोई भी कानून नहीं था। इसके बारे में हथियार रखा जाए कि ना रखा जाए, लेकर चला जाए कि ना चला जाए, इस बारे में कोई भी कानून था ही नहीं। और आराम की बातें ये थी कि वहाँ पर जाति पाति, छुआछूत और जैसी चीज़ें नहीं थी। औरतों को भी काफ़ी आज़ादी थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी और जो भी अपरिचित लोग भी अगर आते थे तो घर की बहू या सास का अर्थ है कि घर की औरतें, घर की कोई भी औरत उनको चाय बनाकर दे सकती थी। अगर व्यक्ति सही है, सज्जन पुरुष है, तो वे घर के भीतर तक जाकर खुद ही चाय बनाकर ला सकते थे अपने लिए। ऐसा कोई भी रोक टोक नहीं थी। लोगों का मान किया जाता था, सम्मान किया जाता था, एक दूसरे का ध्यान रखा जाता था। तो ये सारी अच्छाइयाँ थीं और ये सारी कुछ कुछ बुराइयाँ। लेखक आगे कह रहा है कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, चाय पीने के बाद जब उस चीनी किले से वे निकले तो आदमी राहदारी मांगने आया। हमने उसे चिट्ठे दे दी। शायद उसी दिन थोड़ला के आखिरी गांव में हम पहुंच गए। तो कह रहे हैं कि शायद थोड़ला के आखिरी गांव में हम पहुंच चुके थे। उसको नहीं पता था रास्ता। सुमति के जान पहचान के आदमी थे वहाँ भी, तो जो कि भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली थी। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते लौटे तो भिखमंगे नहीं, भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। कहने का आशय ये है कि 5 साल पहले जब भी भिखमंगे के वेश में
तिब्बत यात्रा के लिए गए थे, तो सुमति उनके साथ थे। तब सुमति को सब जानते थे, सुमति के यजमान वहाँ पर रहते थे। सुमति जो थे वो बौद्ध धर्म गुरु थे, तो उनके यजमान रहते थे, उनको जानते थे, इसलिए उन्हें रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली, कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन 5 साल बाद जब वे इसी रास्ते से भिखमंगे नहीं बल्कि एक भद्रयात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए, तो उस समय उनको कोई जानता नहीं था। तो जान पहचान ना होने की वजह से उन्हें किसी ने भी अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दी। तब वे सबसे गरीब झोपड़े में उन्हें रुकने के लिए स्थान मिला। और खासकर शाम के लोग वहाँ पर क्या करते थे कि पूरे दिन तो आवभगत करते थे लोगों की, कि कोई भी आ सकता था, चाय ले सकता था, बैठ सकता था उनके घर में। लेकिन शाम होने के बाद वे अपने घर में किसी को भी एंट्री नहीं देते थे, किसी का भी प्रवेश नहीं होने देते थे, क्योंकि खासकर शाम के वक्त वे लोग छड़ पीकर, छड़ एक प्रकार की शराब होती है तो वहाँ पर, या शराब को वहाँ पर छड़ कहा जाता है, तो वही छड़ पीकर सब लोग अपने अपने होश खो बैठते थे। इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं रह जाता था। तो बस उन्होंने ये किया कि फिर शाम के वक्त हर किसी का आना उनके घर में वर्जित हो गया था। अब हमें विकट डांडा थोडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। डांडे कहते हैं पतले पतले रास्ते, पहाड़ों पर से निकलने वाले रास्ते, ठीक है। तो वे कह रहे हैं तिब्बत जाने के लिए सबसे खतरनाक जगह 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते थे। यहाँ लेखक के कहने का अर्थ है कि ये डांडे, ये रास्तों को पार करना बहुत ही टेढ़ी खीर हुआ करती थी। ये निर्जन स्थान होते थे, यहाँ पर डाकू, लुटेरे, चोर आदि मिल सकते थे और मिलते ही थे। वे क्या करते थे, मैंने जैसे कि अभी पहले बताया, जो वहाँ पर दिक्कतें थी, वे दिक्कतें यहाँ बताई गई हैं कि वे लोग पहले उन लोगों को, पहले सामने वाले को मार देते थे, उसके बाद देखते थे कि इस पर लूटने लायक कुछ है भी या नहीं। तो जो है इसलिए वे रास्ते बड़े ही ख़तरनाक होते थे। तो वहाँ मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पर जो हथियारों का कोई कानून नहीं होता था, तो इस डाकुओं की भी ये बात आवश्यक हो जाती थी। डाकुओं के लिए भी ये आवश्यक हो जाता था कि भी सामने वाले को मार दें, अन्यथा सामने वाला उन्हें ही मार देगा। आगे लेखक लिखता है कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे के पहले एक जगह चाय पी। इसे ही एक परित्यक्त किले में रुककर उन्होंने चाय पी। दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा रहे थे। 17,000 फीट ऊंचे खड़े थे समुद्र तल से। कह रहे हैं कि अब धूप बहुत लग रही थी और गर्मी बहुत पड़ रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। एक तरफ तो पहाड़ों पर बर्फ़ की सफ़ेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली थी। मतलब वहाँ ना ठंडक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बहुत गर्मी थी और धूप जो थी वो सीधी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अब उन्हें पहाड़ की चोटी पर, यानी सबसे ऊंची जगह पर एक देवस्थान जैसा प्रतीत हुआ, जैसे मानो कि कोई मंदिर या मठ बना हुआ हो। पत्थरों के ढेर थे वहाँ पर, जानवरों के सींग, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से उस मंदिर को सजाया गया था। अब इन्हें जो है नीचे उतरना था, तो नीचे उतरने में तो चढ़ाई में तो थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई में नहीं थी। उतरते पहाड़ों से आराम से उतर के आया जा सकता है। पहाड़ों को चढ़ने में दिक्कत होती है, तो वही लेखक लिख रहा है कि चढ़ने में तो हमें मुश्किल काफ़ी हुई, लेकिन उतरने में इतनी दिक्कत नहीं हुई। शायद 1 और 2 सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई तो आराम से चले आ रहे थे, पर घोड़ा इनका कुछ धीमे धीमे चलने लगा और इन्होंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। उसे कुछ मारना नहीं चाहिए, उसे कुछ कहना नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है घोड़े को चलने दो। अब घोड़ा चलते चलते बहुत पीछे रह गया। पीछे रह जाने के कारण वह रास्ता भटक गया और रास्ता भटक जाने के बाद में करीब 1.5 मील आगे इधर मतलब गलत रास्ते पर चला गया। उधर सुमति इनका इंतज़ार कर रहे थे और सुमति को चिंता हो रही थी कि लेखक जो है वो राहुल सांस्कृतायन अभी तक आए नहीं हैं। उनको इस बात का भय था कि कहीं कोई अप्रिय घटना उनके साथ ना घट चुकी हो, तो बहुत गुस्से में थे। जैसे ही उन्होंने राहुल सांस्कृतायन को वापस आते हुए देखा,
अब 1.5 मील करीब रास्ता भटक कर चले गए थे। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने सही रास्ता पकड़ने का प्रयास किया। अब लौट कर आने में उन्हें काफ़ी देर हो गई। तो जब सुमति ने उन्हें आते देखा तो पहले तो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन सुमति में इस बात की अच्छाई थी कि जितनी जल्दी उसको गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। आगे चलकर लंकोर में वे दोनों एक अच्छी जगह पर रुके। यहाँ भी उनके यजमान थे, सुमति के यजमान यहाँ भी रहते थे। लेखक आगे लिख रहा है कि अब वे टिहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू जैसा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई दे रही थी। उसी पहाड़ी का नाम था टिहरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में सुमति के बहुत सारे यजमान थे। कपड़े की पतली पतली बत्तियों से गंडे बना देते थे, और जब बोध गया से लाए हुए कपड़े ख़त्म हो जाते थे तो वे कोई भी लाल कपड़ा लेकर उसका गंडा बना देते थे और अपने यजमानों को बांट दिया करते थे। यजमानों को इतना विश्वास था उन पर कि वे उन गंडों पर ही विश्वास कर लेते थे। गंडे कहते हैं ताबीज़ों को। ताबीज जो कि गले में पहने जाते हैं या फिर हाथ में बांध लिए जाते हैं, तो उनको वे उस पर तिब्बत के लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए ये अपने यजमानों को वो गंडे बांटा करते थे। इसके बाद में दूसरे दिन इन्होंने बोझ ढोने वाले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, परंतु उस बोझिए को किसी बोझिए को ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गई। 10-11 बजे चलना पड़ रहा था। धूप बहुत कड़ी मालूम पड़ रही थी। अब ये दोनों चले आ रहे थे और अपनी पीठ पर अपना ही सामान लाद कर डंडा हाथ में लेकर चले जा रहे। यद्यपि सुमति के परिचित टिहरी में भी थे, लेकिन वो एक यजमान से मिलना चाहते थे। फिर भी वे एक अपने यजमान से मिलना चाहते थे जो कि शेखर विहार में रहता था। इसलिए इतनी गर्मी में चलने के बावजूद भी सुमति ने लेखक से कहा कि हम शेखर विहार जाएंगे, और शेखर विहार की ओर वे मुड़ गया। तिब्बत की ज़मीन वहाँ पर शेखर विहार में जो है तिब्बत की ज़मीन पूरे तिब्बत में ही जो ज़मीन है वो छोटे छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता था। कहने का मतलब है कि जो तिब्बत में ज़मीन थी वो जागीरदारों के हाथ में थी। जागीरदार कौन होते हैं? जिनके पास ज़मीनें होती हैं, जो ज़मीनों के मालिक होते हैं, उनको जागीरदार कहा जाता है। तो जागीरदारों में बटी हुई थी वे ज़मीनें, और जागीरदारों की ज़मीनों की देखरेख जो करते थे वे कौन करते थे? मठों के भिक्षुक करते थे। भिक्षुक, खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई भिक्षुक ही जाता था। वो किसी राजा से कम नहीं होता था। उसने जो कह दिया वही कह दिया, वही सत्य है, वही होगा उस ज़मीन पर, वही होगा जो वो भिक्षु कह देगा। किसी राजा से कम नहीं होता था। ठीक है, इसके आगे शेखर विहार पहुंचने के बाद में जब एक मठ में पहुंचे, बहुत सुंदर वहाँ एक मंदिर था, उस मंदिर में जब पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई देखी। 103 पोथियाँ रखी हुई देखी। अब इन्हें पढ़ने लिखने का तो बहुत शौक था, तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर आसन बिछाया और ये पढ़ने बैठ गए। एक एक पोथी का वजन लगभग 15-15 सेर से कम नहीं था। सुमति के आसपास अपने यजमानों के पास जाने के सुमति ने फिर अपने आसपास जो यजमान रहते थे, जो आसपास के गांवों में थे, उनसे उनके बारे में पूछा। तब इसने लेखक ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा आप चले जाओ, मैं तब तक ये पोथियाँ पढ़ूंगा। उन्हें लगा कि इसे पढ़ने में 2-3 दिन तो लगेंगे ही, और 2-3 दिन में सुमति जो है वो उनके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन टिहरी गांव से बहुत दूर नहीं था, टिहरी गांव जो था उस मठ से बहुत दूर नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़े। इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद।